नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 14 में आप सभी का स्वागत है। और आज गुप्ता पीरियड हम सब देखेंगे। गुप्ता पीरियड में मेरा टारगेट रहेगा कि आज की क्लास भले ही 1 घंटे 10 मिनट की हो जाए, बट गुप्ता पीरियड आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको लंबा नहीं खींचेंगे, आज ही क्लास में खत्म करेंगे। और यूपीपीसीएस को लेके या यूआरओ को लेके इसके बाहर गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात का विश्वास भी रखना, ठीक है। नोट्स अगर शेयर मैं अब तक कर दिया हूँ तो अच्छी बात, नहीं किया हूँ तो बुरी बात नहीं है, मैं आज कर दूंगा। आपके पास भी ये लेक्चर जाएगा तब तक आपको क्लासेस मिल चुकी होंगी, मतलब पीडीएफ मिल चुके होंगे। दूसरी बात, यूपीपीसीएस 2025 के लिए और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो आप सब उससे जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक। स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है तो उस पर संपर्क कर लेना। नेक्स्ट संडे से टेस्ट स्टार्ट है तो लग जाना। आरओ का तो स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो लग जाना है। अब देखो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले आजकल एक ट्रेंड बन चुका है फिर से कि टास्कों का क्रम पूछने का, ठीक। और तो हम लोग एक बार उन चीजों को जरूर देखेंगे, क्योंकि हम लोग मेजर चीजें देखते हैं और छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली हम लोग गुप्ता पीरियड के 7 इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। पहले एक बार क्या करते हैं ना, हम उन रूलर्स का क्रम ही देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें गुप्ता पीरियड के संस्थापक की, तो श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की। अगर मैं पेन को थोड़ा सा बड़े सेलेक्ट करूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा पेन कर लिया। श्री गुप्त क्या है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक सेकंड बस। श्री गुप्त क्या है, तो श्री गुप्त बेसिकली संस्थापक है। श्री गुप्त जी संस्थापक है, ठीक है। इन्होंने गुप्ता पीरियड की नींव रखी। तो अगर गुप्ता पीरियड के संस्थापक का नाम पूछे तो श्री गुप्त। अब श्री गुप्त के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो अगले जाते हैं वो जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। लेकिन ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम के पहले घटोत्कच आए थे, कुछ समय के लिए घटोत्कच आए थे। यही हमारे दिमाग में चीजें जाती है, कुछ समय के लिए घटोत्कच आए थे। और घटोत्कच के पश्चात आपके आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्ता प्रथम, ठीक। तो एक तो हम लोग बीच में क्या करते हैं ना, घटोत्कच को नॉर्मली, क्योंकि जल्दी ही क्या होते हैं कि पद से हटा दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि घटोत्कच कुछ नया कर नहीं पाते हैं जिसके लिए हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो। तो घटोत्कच नॉर्मली क्या होता है ना कि बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कोई गाइड बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, लेकिन बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, घटोत्कच आते हैं। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने घटोत्कच की हत्या कर दी, इस बात की भी सोर्सेज है। अब हम देखेंगे श्रीगुप्त संस्थापक, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो ड्यूरेशन है वो 319 से 335 ईस्वी, 335 ईस्वी के बीच में। चंद्रगुप्त प्रथम की एक टाइटल है जो कि बड़ा फेमस टाइटल है, वो है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है, इनके द्वारा ली जाती है। तो ये तो हो गया एक टाइटल जो इनके द्वारा ली जाती है, ठीक। अब हम लोग इसके आगे की बात करें, ठीक है, तो आगे ध्यान देना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी आ जाता है उस पर्सनालिटी का नाम है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है। समुद्रगुप्त सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो हम लोग समुद्रगुप्त को देखेंगे, ठीक। समुद्रगुप्त के बारे में हमको क्या क्या चीजें नॉर्मली जाननी चाहिए, ठीक है। 335 से एक तो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात, ठीक, और 375 तक, लगभग 40 सालों तक इनका शासन चलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, लगभग 40 सालों तक इनका शासन चलता है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको कहां से मिलती हैं, प्रयाग प्रशस्ति से जानने को मिलती हैं। प्रशस्ति पत्र से हमको पता है प्रशंसा से संबंधित एक पत्र है, तो जाहिर होते प्रशस्ति लिखाई है, ये क्या होती है, क्या है, प्रशंसा से संबंधित है, ठीक है। प्रयाग में है तो प्रयाग प्रशस्ति इसका नाम पड़ गया। ये प्रशस्ति लिखी किसके द्वारा गई है, तो हरिशेड़ के द्वारा लिखी गई है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि किसके द्वारा ये लिखित है, तो हरिशेड़ द्वारा ये लिखित है। और ध्यान देना, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, इलाहाबाद स्थित अशोक के जो स्तंभ लेख है, ठीक है, उस पे ये लिखी गई है। अशोक के स्तंभ लेख पर लिखी गई है, अशोक के स्तंभ लेख पर लिखित है। मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख था, ठीक है, जिसको बाद में इलाहाबाद लाया गया, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख पे इसको लिखित है, ठीक। यानी प्रयाग प्रशस्ति का संबंध अशोक से भी है, कहने का मतलब ये समझ जाना इस बात को भी, ओके।
अच्छा इतना देख लें, समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज ये कहा जाता है कि इसने कुछ टाइटल्स दिया था और भी अपने नाम, जैसे कविराज की इसके द्वारा टाइटल दी गई थी, कविराज की उपाधि। आप देखोगे गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बेसिकली हर एक क्षेत्र में, सोसाइटी की भी क्षेत्र हो तो सोशल एरिया में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे 4 वर्ड तो वही डिवीजन था, लेकिन कई सारे छूटे मिल जाती हैं। ठीक, समाज में गतिशीलता आ जाती है, तो इसके लिए कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। इसके पहले क्लोज सोसाइटी मिल गई थी। ठीक, यही नहीं, लिटरेचर्स में काफी ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है वो लिटरेचर्स की वो यही मिलती है। कहां पे? तो गुप्ता पीरियड में। तो इसी के लिए कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड क्या है, लिटरेचर्स में भी प्रधान रहा है, अग्रणी रहा है, संस्कृत को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक, जब खुद ही समुद्रगुप्त कविराज के टाइटल पकड़ रहा है तो समझ जाओ कि कवियों को संरक्षण बहुत ज्यादा प्रदान किया गया होगा। ठीक है, अच्छा काफी बहादुर भी था, तो इसने पृथिव्या प्रथम वीर की टाइटल रखी थी, पृथिव्या प्रथम वीर। अभी नॉर्मल चीजें लेके चल रहा हूं, चांसेस है कि ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, हो सके तो क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाए। ठीक, बट हम लोग केवल इतनी नहीं रखेंगे, हम अभी बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, ध्यान देना। अब हम लोग अगर नेक्स्ट पकड़े हमारा अगले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बाद से बारी आती है आपकी रामगुप्त की। ठीक है, रामगुप्त के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है आपको ध्यान देना, वो देवी चंद्रगुप्तम से मिलेगी। और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, यहां से हमको इनकी जानकारी मिलती है, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से जानकारी मिलती है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि अभी हम लोग जब गुप्ता पीरियड की लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो वहां से समझ में हमको आ गया क्या कि देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, क्या करती है? गुप्ता पीरियड की जानकारी देती है। लिटरेचर जो सोर्सेज हैं उनमें देवी चंद्रगुप्तम है आपकी। ठीक, तो अच्छा ये हो गया हम लोग का। आगे हम लोग देखें अगली, तो अगला हम लोग बात करेंगे, तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से अगला महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद से अगला महत्वपूर्ण जो शासक है वो आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइटल आप ध्यान देना, इसका टाइटल था परम भागवत। परम भागवत टाइटल था, एवं देवगुप्त भी कहा जाता था। ये इनके द्वारा कुछ टाइटल रखा गया था गुप्ता पीरियड में। अच्छा, टाइटल से एक चीज पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं भागवत धर्म के फॉलोअर रहे होंगे, भागवत धर्म के या वैष्णव धर्म के, ठीक है, मान्य करने वाले लोग होंगे, को मान्यता देते थे, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ये अपने दिमाग में रखना। तो चंद्रगुप्त गुप्ता हम लोग देख लें। चंद्रगुप्त गुप्ता के बाद से अगली बारी आती है, वो है कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता की बारी आती है। कुमार गुप्त प्रथम कर लेते हैं। तो कुमार गुप्त प्रथम के बारे में जो मैक्सिमम जानकारी हमको मिलते हैं, इसके बारे में लिटरेचर सोर्सेस से ज्यादा, ठीक है, जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो जानकारी देती हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर इंस्क्रिप्शन इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इसको लिखा किसके द्वारा गया था? तो वत्स, ठीक है, भट्टी नाम मिलता है। ठीक है, वत्सव भट्टी मिल जाता कहीं कहीं, वत्सव भट्टी। ठीक है, जी द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख को। तो मंदसौर अभिलेख से हमको जानकारी किसकी मिलती है? तो कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी मिलती है। अब अगर अगली बात करें, जो हमारे लिए एक अगला बस दिमाग में लिख लेते हैं, वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद से गुप्ता पीरियड बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि स्कंदगुप्त का ड्यूरेशन आते आते बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा होने लगे हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में आप समझ जाना कि बहुत ज्यादा हूड़ आक्रमण होना स्टार्ट हो जाता है। हूड़ आक्रमण सर्वाधिक अगर किसी के ड्यूरेशन में हुआ है तो वो हुआ है स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में। और कभी भी कोई ड्यूरेशन अगर आक्रमण में फंसेगा तो जाहिर सी बात है व्यापार वाणिज्य क्या हो जाएगा? ठप पड़ जाएगा, तो पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दिखता भी है क्योंकि जो गोल्ड कॉइन्स है उसकी संख्या बड़ा कम हो जाती है, व्यापारिक एक्टिविटी बड़ा कम हो जाती है, जिससे पता चलता है कि गुप्ता पीरियड की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में। ठीक, तो ये हम लोग देखेंगे बेसिकली
ठीक है, इतना चीज हम लोग देखना है। तो हम पहले तो क्रम देख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट इनके द्वारा ली गई टाइटल्स देख लिए, इतनी चीज हम लोग देख लिए। अच्छा, गुप्ता पीरियड के बारे में अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें कि हमको कौन कौन सी लिटरेचर सोर्सेज हैं, तो देखो बेसिकली देवी चंद्रगुप्तम हो तो देवी चंद्रगुप्तम भी हमको इसके बारे में जानकारी देती है। शूद्रक की मृक्षकटिकम, ठीक है, शूद्रक क्या थे या इस ड्यूरेशन से गुप्ता पीरियड के थे, दरबारी कवि थे, तो जाहिर सी बात है कि शूद्रक की मृक्षकटिकम भी हमको क्या करती है, गुप्ता पीरियड की जानकारी देती है। इसी तरीके से वात्स्यायन की कामसूत्र, तो ये भी हमको जानकारी देती है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले कुछ गुप्ता पीरियड के लिटरेचर्स लिख देते हैं, ठीक है। चलो एक ठीक है, हाँ, गुप्तकालीन साहित्य सीधा हिंदी लिख देते हैं, आ जाइए। गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य को देखते हैं। अब गुप्तकालीन साहित्य में हम लोग एक एक चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने जैसे नाम दिया देवी चंद्रगुप्तम तो देख लिया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मृक्षकटिकम, चलिए एक चीज लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना। मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम के रचयिता कौन है, तो शूद्रक है। शूद्रक मृक्षकटिकम के रचयिता है। अगर हम लोग आगे बात करें मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस के रचयिता वही है जिसके रचयिता कौन है, देवी चंद्रगुप्तम जी हैं। कौन, यानी विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, ठीक। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के बाद से हम लोग देखें तो अगला आता है आपका वासव दत्ता, तो हम लोग वासव दत्ता देखेंगे, ठीक है, या वासवदत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो सुबंधु है, सुबंधु, ठीक है, वासवदत्ता के लेखक हो गए सुबंधु। अब हम लोग अगला देखें पंचतंत्र, पंचतंत्र देख लें, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा, बेहद इंपॉर्टेंट बुक है पंचतंत्र, अभी रिसेंट में करंट में भी इंपॉर्टेंट रही है, आप बताओ क्यों, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा हो गए पंचतंत्र। अब इसके बाद से हम लोग कामसूत्र की बात करें, तो कामसूत्र के रचयिता है वात्स्यायन, वात्स्यायन, ये कामसूत्र के रचयिता हो गए। अब हम लोग कामसूत्र से आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे अगला स्वप्न वासुदत्ता देखेंगे, वासुदत्ता, ये महाकवि भास का है, भास का है। अब आगे हम लोग देखें, ठीक है, सूर्य सिद्धांत को देखें, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है जी, इसी द्वारा लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो वह है मालती माधव, ठीक है, मालती माधव, मालती माधव, तो मालती माधव की रचयिता है आपकी भवभूति, मालती माधव आपके हो गए भवभूति, ठीक है। अमरकोश, अमरकोश आपके हो गए अमर सिंह की, ठीक है। जो एंशिएंट हिस्ट्री की लिटरेचर्स की बुक्स है, तो सबसे ज्यादा चूंकि लिटरेचर्स का डेवलपमेंट हुआ कहां पे है, तो सबसे ज्यादा लिटरेचर्स का डेवलपमेंट आपका, ठीक है, हुआ है चूंकि गुप्ता पीरियड में। इसके गुप्तकालीन लिटरेचर्स क्या है, पेपर में खूब आते हैं, सर्वाधिक जो एग्जाम्पल है आपके वो गुप्तकालीन लिटरेचर्स के एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखें, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में है मेरे, तो ठीक है, वहां से देख ले रहे हैं, ठीक। कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग कालिदास जी के सारे बुक्स को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो कालिदास जी का आपका है कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव मेघदूत,
रघुवंश, रघुवंश के बाद से ऋतु संहार, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये है आपके कालिदास की, ठीक है, ये कालिदास की होगी, ठीक है, ध्यान देना, विज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की हुई। इसके बाद से जाहिर से बताए कि सुश्रुत को भी संरक्षण प्रदान किया गया था, तो सुश्रुत का हो गया सुश्रुत संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता ये किसकी है, तो ये आपकी सुश्रुत की, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से गाथा सप्तशती, ये महाकवि हाल का है, ठीक है, और एक लास्ट में देख लेते हैं, वो है आपका गणित सार श्रीधर, गणित सार किसका है, ये श्रीधर का। ये गुप्तकालीन लिटरेचर्स हैं जो गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड में, चूंकि गुप्ता पीरियड में क्या था कि बहुत सारी चीजों का, देखिए साइंस टेक में काफी अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, धातु विज्ञान हो, तो उन सभी चीजों के ऊपर ये इनमें से बहुत सारी बुक्स है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स इसमें प्रेम प्रसंग के ऊपर भी है। तो हमको देखना होगा कि मतलब कहने का मतलब कुल अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो गुप्ता पीरियड के अगर हम लोग लिटरेचर्स का हिस्ट्री देखेंगे तो लिटरेचर्स में जैसे शूद्रक का, आप यहाँ पे मृक्ष क्या पे ध्यान देना, मृक्षकटिकम, हाइलाइटर कहां पे है, यहां पे हाइलाइटर, ठीक है, मृक्षकटिकम की बात करें तो शूद्रक का जो मृक्षकटिकम है, इसमें इस नाटक में एक प्रेम कथा का वर्णन है। प्रेम कथा में क्या है कि ये कहा गया कि एक निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वेश्या के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, कहां पे, आपके मृक्षकटिकम में, ठीक है। इस ड्यूरेशन के एक निर्धन ब्राह्मण का एक वेश्या के साथ का जो प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है वो मृक्षकटिकम में की गई है। मृक्षकटिकम क्या है, तो मृक्षकटिकम में ये एक नाटक है, ये क्या है, इसमें यह क्या है, यह एक नाटक है, ठीक है, ये एक नाटक है। तो इस तरीके से कहना कि विभिन्न विभिन्न एरियाज पे क्या जाके ये लिटरेचर्स लिखे गए, इतनी लिटरेचर्स एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अक्सर इनमें से एक दो लिटरेचर्स पेपर में आ जाता है, मतलब दो क्वेश्चन की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन कितनी बार मैथ्स दी कॉलम में, ठीक है, सुमेलित है नहीं है, या कूट वाले क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आता है, डायरेक्ट भी बन के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। अभी पंचतंत्र तो रिसेंट में करंट अफेयर में थी, मैंने पूछा भी, बताओ क्यों थी, ठीक। अच्छा, ये सारे काम हमारे हो गए, तो हमको अच्छी बात है कि यहां से हमको जाके मतलब जब लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो वो लिटरेचर्स नहीं देखना रहेगा, ठीक। ये बातें हो गई हमारे लिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक ड्यूरेशन को उठाते हैं, एक एक लोग को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते चलते हैं, ठीक, एक एक लोग को अच्छे से कंप्लीट करते चलते हैं। इसमें हम लोग पहला, चूंकि पहले शासक कौन है, जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक, कि हमको बैठ के पढ़ना हो तो श्रीगुप्त हमको कुछ नहीं देखना है, हम सीधा पहला जो इंपॉर्टेंट शासक उठाएंगे जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्ता प्रथम, ये हमारे पहले इंपॉर्टेंट शासक बनेंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम लोग कुछ चीजों को जानना है। देखो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लोग देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पहला, देखो राजाओं का एक काम क्या ना कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके कोशिश करना होता है कि भैया हमको कंट्रोल कर लेना है, किसके ऊपर, कंट्रोल कर लेना है पड़ोसी राज्यों के ऊपर, ठीक। ये पूरा का पूरा काम गुप्ता पीरियड के भी शासक करते हैं, गुप्ता पीरियड के शासक भी क्या करेंगे, ये काम करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया है, तो लिच्छवियों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, किसके साथ, लिच्छवियों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लिच्छवी, ध्यान, इन्होंने लिच्छवियों के साथ, ठीक है, नेपाल वाले बेल्ट में लिच्छवी रहते थे, लिच्छवियों के साथ। अच्छा, यूपी में के संदर्भ में स्पेशली गुप्ता पीरियड पूछ सकता है, क्योंकि गुप्ता पीरियड के बहुत सारे साक्ष्य यूपी में मौजूद है, तो यूपी पीसीएस के जीएस 5 में गुप्ता पीरियड पे सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकता है और पूरी चांसेस है, ठीक है। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित, ठीक है, वैवाहिक संबंध।
क्या हुआ, यहाँ पे लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था, कुमार देवी से, ठीक है, कुमार देवी से विवाह। ठीक। अच्छा, कुमार देवी से विवाह हुआ था या लिच्छवियों के साथ इनका वैवाहिक संबंध था, इस बारे में हमको बेसिकली जो जानकारी मिलती है ना, वो क्वाइंस के थ्रू मिलती है। इसके अभिलेखीय साक्षी हैं क्वाइंस ही इसके बारे में सर्वाधिक जानकारी का महत्वपूर्ण या पुरातात्विक साक्ष्यों में ही ज्यादा भूमिका निभाते हैं। जैसे क्वाइंस मिला है, तो इस क्वाइंस में क्या ना कि एक जगह कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का फोटो बना है, वो लिखा है कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम, पता चलता है कि हाँ चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। और उसमें एक वर्ड लिखा है नीचे, उसमें जो वर्ड लिखा ना, वो वर्ड क्या लिखा है, लिच्छवयः, लिच्छवयः, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब उसमें लिच्छवयः लिखा है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है भैया कि ये लिच्छवी राज्य से संबंध दिखाता है। और चूंकि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी, ये बताता है कि लिच्छवी राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। ठीक, तो क्वाइंस ही क्या है, क्वाइंस ही बेसिकली इनके बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके द्वारा क्या किया गया था, गुप्त संवत चलाया गया था, जो हमको अगला याद रखना है, गुप्त संवत चलाया गया। गुप्त संवत कब चलाया गया, तो 319, याद देना, 319 से 320 ईस्वी, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ कि गुप्त संवत चलाया गया, ठीक है। और हमको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो लड़का था वो समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग अभिलेख में एक स्टेटमेंट लिखा है, लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। तो यह भी पता चलता है कि लिच्छवियों से इनका वैवाहिक संबंध था। यहां पे लोग कर सकते हैं, लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, ठीक है। ये किसके बारे में बोला गया है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के विजयों को ध्यान में रखते हुए इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा है, आप चाहो तो कमेंट करके ये भी बता सकते हो। ठीक, तो हमारे लिए क्या है, लिच्छवी दौहित्र वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बड़ा आसान है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग यहां से समझ लिए, जान लिए। अब हमारे लिए दूसरा जो अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उनको देखेंगे। तो हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्ता का ड्यूरेशन क्या है, तो 335 से 375, ठीक है। ये ड्यूरेशन जो है वो समुद्रगुप्ता का। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, चलो, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज तो हमको पता है कि भाई कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि हर्षेल के द्वारा लिखी गई है, हमने ऊपर ही देख लिया था, तो वो बहुत सारे क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। प्रयाग प्रशस्ति इसके बारे में कहती है कि यह एक महान विजेता, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ, प्रशंसा, तो कहती है कि यह एक महान विजेता था, यानी जो इसने अपना साम्राज्य स्टेब्लिश किया था वो केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर स्थापित नहीं किया था। इसने प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि इसने दक्षिणापथ के 12 शासकों और आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। इस बात की जानकारी हमको कहां से मिलती है, हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की जो 21वीं पंक्ति है वहां पे उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया कि 9 शासकों, आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। और आगे चल के जानकारी कहां मिलती है कि दक्षिणापथ के 12 शासकों को इसने पराजित किया था। और जिन 12 शासकों को पराजित किया था उनके बारे में जानकारी भी मिलती है कि कौशल को, ठीक है, कांतार को, कोरट, बहुत सारे ऐसे एरिया लोग थे जिनको पराजित किया गया था, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं, यानी आर्यावर्त कहा जाता है, यहां पे हम लोग शॉर्ट में समझे तो आर्यावर्त और दक्षिणापथ के अनेक शासकों को पराजित किया, अनेक शासकों को
पराजित किया। ठीक है, महान विजेता क्यों भाई? अनेक शासकों को पराजित किया, सिंपल बात। अब हमको पता है आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया, तो आर्यावर्त के कुल 9 शासकों को, यहां से सिंपली क्या निकल के आता है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। ठीक, और इसकी जानकारी कहां पे है? तो 21वीं पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति गलत लिखा गया है, ठीक है, प्रशस्ति। ठीक, इसकी और दक्षिणापथ कुल कितने? तो दक्षिणापथ की यहां पे जानकारी मिलती है कि कुल 12 शासकों को पराजित किया। 12 शासकों को। ठीक है, अब आप इन 12 शासकों का नाम लिखोगे तो 4-5 मिनट का टाइम लगेगा। मैं बोल दे रहा हूं, जिसको नोट करना हो वो स्पीड स्लो करके नोट कर लेना। तो कौशल की महेंद्र को, पहले वो लोकेशन बता दूं, तो कौशल को पराजित किया, महाकांतार, कोराट, पिस्टापुर, ठीक है, कोटूर का नाम मिलता है, ठीक है, सरनाद्रा प्ला एक करके जगह थी, ठीक है, मैं उसका नाम ले देता हूं, बहुत सरंद्रा प्ला, सरंद्रा प्ला करके एक लोकेशन था, इसका पूरा पूर्णतः दमन कर दिया था। सरंद्रा प्ला का पूरा दमन कर दिया, दक्षिणापथ का एक राज्य था। ठीक है, तो सरंद्रा प्ला, ठीक है, पल्ला जो भी कह लो, ठीक है, तो ये था। कांची को भी इन्होंने पराजित किया था। मैं एक लोकेशन का अगर नाम ले दूं, कांची को पराजित किया था। ठीक है, अवमुक्त, वेंगी, इसके पहले नाम किसका मैंने लिया था? मैंने कौशल का नाम लिया था, कौशल को पराजित किया। मैंने नाम लिया था आपकी महाकांतार, महाकांतार को पराजित किया था। ठीक है, कोरट जीता था, पिस्टापुर, पिस्टापुर को जीता था। ठीक है, पलक्का, पलक्का, ठीक है, देवराष्ट्र, ये छोटे छोटे राज्य थे दक्षिणापथ पे। ठीक है, और कुस्थलपुर, कुस्थलपुर का नाम आता है, इनको बेसिकली जीता था। इसमें सबसे टफ नाम जो है वो सरंद्रा प्ला है, पल्ला है, ठीक है, जो भी कह लो, तो ये है। ठीक, हाँ, कभी कभी थोड़ा खासतौर पे अभी जब तमिल लिटरेचर्स में देखोगे ना तो बहुत खतरनाक नाम मिलता है भाई। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देवनागरी ट्रांसलेशन में ना वो खतरनाक नाम पड़ जाता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। कोई नहीं, तो ये लगभग वो हो गया ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई छूट रहा है। ठीक है, तो जो एक छूट रहा है हमने, अब फिर इसको रीड कर पाना क्या है, पलक्का भी हो गया, देवराष्ट्र हो गया, कुस्तलपुर हो गया, एक कोई छूट रहा है, वेंगी, अवमुक्त, सरंद्रा को, अच्छा एक जो छूट रहा है वो है आपका कोटूर, कोटूर। इन लोकेशंस को बेसिकली जीता था 12 शासकों का, मतलब जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे। ठीक, तो हमको समुद्रगुप्त के बारे में याद, समुद्रगुप्त जिसको जीतता था, ऐसा नहीं कि उसका पूर्णतया अधिग्रहण ही कर लेता था, इसने रूल्स बनाए थे। एक रूल्स थी ग्रहण की रूल्स, ग्रहण का रूल, ग्रहण का नियम लगता था। ग्रहण का नियम क्या है कि भाई हमने शत्रु पे, मतलब मान लो कि इन 12 राज्यों पे अटैक किया, तो हम क्या करेंगे, इन पर अधिकार कर लेंगे। तो शत्रु पर अधिकार करता था इसके थ्रू, शत्रु पर अधिकार। तो कुछ राज्यों पे क्या करता था भाई, बड़े राज्य हैं तो उन पे अधिकार भी जमा लेता था। सीधी सी बात भाई, हमको बड़ा एरिया मिल गया या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनके द्वारा इसके द्वारा एक नीति अपनाती जाती थी, मोक्ष प्रदान करना। ठीक है भाई, मुक्त कर दे रहा है तुमको, मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, शत्रु को इसमें एक बार हम कंट्रोल में रखे अपने, उनसे कुछ समझौता किए, समझौता हमारा मान गए तो हमने उनको छोड़ दिया, मोक्ष दिया, तुमको जीवन दान देते हैं। तो मोक्ष प्रदान करना मतलब बेसिकली मुक्त कर देने से संबंधित है, शत्रु को मुक्त कर देना, मुक्त करना। राजा को हमने क्या किया और उसके सेनापति को मुक्त कर दिया, भाई तुमको कोई सजा नहीं थी, समझौता अगर मान गए तो। तीसरी बात, एक था अनुग्रह की नीति भी थी। अनुग्रह की नीति खास तौर पे दूर दराज के क्षेत्रों में ज्यादा फॉलो की जाती थी, जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश कर पाना बड़ा टफ हो। तो अनुग्रह की नीति में क्या था कि शत्रु को बुलाया, बैठाएं, कुछ समझौते किए, बोले भाई ये केवल तुम एक सांकेतिक राजा हो,
हमारी तरफ से समझो तुम एक उप राजा बन के वहां पे शासन करोगे, शासन हमारा रहेगा बस करोगे तुम बस, ठीक है। तो अनुग्रह के आधार पर क्या होता था कि राज्य को शत्रु को लौटा दिया जाता था, राज्य शत्रु को लौटा दिया जाता था, लौटा दिया जाता था। ठीक है। और ये जो दक्षिणापथ के 12 शासकों को इसने हराया था, तो वहां पे जिस नीति को पालन किया था उस नीति का नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह, मोक्षानुग्रह, ठीक है, मोक्षानुग्रह की नीति, यानी तीनों नीतियों का पालन किया था। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था, यानी दक्षिण के 12 राजाओं के संघ को पराजित किया और उन्हें पुनः उनके जो राजे थे उनको सौंप दिया था। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था बेसिकली इन 12 शासकों के साथ, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किस गुप्त शासक के द्वारा या किस शासक के द्वारा भी पूछ सकता है पालन की जाती थी, तो वह है समुद्रगुप्ता के द्वारा पालन की जाती थी, ठीक है। अच्छा, अपने विजयों में इसने क्या किया था कि चूंकि व्यापार को बढ़ावा देना था, तो ये जब क्या करता है कि जब बंगाल पे अटैक करता है, पूर्वी बंगाल पे अटैक करेगा, तो समुद्रगुप्त क्या करेगा कि भाई ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे कंट्रोल कर लेगा। ध्यान देना, इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे क्यों कंट्रोल करेगा? इसके पीछे का रीजन है व्यापारिक कारण, ताकि गुप्ता पीरियड के व्यापार को बढ़ावा दे सके। हमको दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज हैं उनसे सामान खरीदना, उनको बेचना हमारे लिए आसान हो, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे क्या करता है बेसिकली कंट्रोल कर स्टेब्लिश कर लेगा, ठीक है। और दूर दराज के देशों के शासकों ने भी अपना समर्पण प्रदर्शित किया था, किसके प्रति? समुद्रगुप्ता के प्रति। इसका एग्जाम्पल मिलता है श्रीलंका का एक शासक था, यहां पे लिखते हैं लंका नरेश, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका लंका नरेश। उस लंका नरेश का नाम है, ध्यान देना, मेघवर्णन या मेघवर्ण, हम लोग कह सकते हैं मेघवर्ण नाम है। तो मेघवर्ण क्या कहता है, बात करेगा किससे? समुद्रगुप्त से। कहेगा कि हम आपसे मित्रवत संबंध चाहते हैं और उसका एक छोटा सा उपहार आपको प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो उपहार ये है, उसको ग्रहण करें। हम पहली बात तो आपके यहां एक दूत मंडल भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये तो समझौता हो गया। दूसरा उसने कहा कि हम गया में एक मठ बनाना चाहते हैं, तो गया में एक मठ बनाने की भी अनुमति प्राप्त की थी। तो इसने समुद्रगुप्त के दरबार में क्या किया था, एक तो दूत मंडल भेजा था, दूत मंडल भेजा। दूसरा क्या हुआ कि गया में बेसिकली ध्यान देना, गया में मठ स्थापना की, मठ स्थापना। ये दो काम, इससे पता चलता है कि श्रीलंका के शासक ने क्या किया था, बेसिकली समुद्रगुप्त के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया था। अब नॉर्मली देखोगे कि लेटर वैदिक पीरियड से ही क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का क्रम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने देखा कई सारे शासक क्या थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या अभिलेख से हमको पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, जो कि मतलब अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसी के उत्तराधिकारी धनदेव के द्वारा, उसका पुत्र था धनदेव के द्वारा लिखा गया था। तो ये अयोध्या अभिलेख क्या बताता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इस बात की जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो वो हमको मिलती है अयोध्या अभिलेख से। क्लियर? आगे हमको 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा किया गया है, तो सातकर्णी प्रथम के द्वारा, जब सातवाहन बड़े थे। 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किसने किया था, तो वो सातकर्णी प्रथम ने किया था। आपको अश्वमेध यज्ञ गुप्तों में भी बहुत सारे राजाओं ने किया है, समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ये अपने दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, मैंने आपसे पूछा था, तो उस पर्सनालिटी का नाम था स्मिथ। स्मिथ ने क्या किया, इस वीडियो को देखते हुए इसको भारत का नेपोलियन का है, यहां पे चाहो तो आप लिख लो भारत का नेपोलियन का है। इसको किसने कहा है, स्मिथ महोदय ने ये बात कही है, स्मिथ महोदय ने। ये बात भी हमको यहीं से समझ में आ गई, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से, ये भी बात हमारे समझ में आ गई यहां, ठीक है। अब हमारा यहां पे खत्म होते हैं समुद्रगुप्ता। अब हमारी अगली बारी है जिस पर्सनालिटी का नाम है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 34 मिनट की क्लास होगी। चंद्रगुप्ता द्वितीय की बारी है। 375 तो चूंकि समुद्रगुप्त ही रहा है,
तो आगे आपकी 415 तक कौन रहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखो, तो मैंने आपको बताया कि विशाखा दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में इस बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है, कि बेसिकली देखो समुद्रगुप्त के बाद से आपको देखने को मिल रहा है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। ठीक है, ध्यान देना, रामगुप्त की हत्या की थी। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? इस बात की जानकारी हमको मिलती है यहां से, इस बुक देखो यहां पे है ना, रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आ रहा है, रामगुप्त आया था और रामगुप्त की हत्या हुई थी, जिस बात की हमको जानकारी कहां से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। और इसकी हत्या करके कौन आता है? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ओके, ये बात समझ गया। अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते हैं भाई, जिसकी भी हत्या करके आया हो। तो पहली बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में जो इसका वैवाहिक संबंध है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्टेब्लिश कर करके इस बंदे ने, ठीक है, पश्चिम भारत में अपना, या हम लोग कह सकते हैं बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र वाले बेल्ट में अपना बहुत तगड़ा पकड़ बना लेता और बहुत तेज व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, मतलब विदेशों से। वैवाहिक संबंध इनका हमको जानना बड़ा जरूरी है। ये भाई साहब राज्य को मजबूती युद्ध से ज्यादा वैवाहिक संबंध से प्रदान किए थे। अब देखो इन्होंने क्या क्या शादियां की, पहले समझो, पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इन्होंने नागा राजकुमारी से शादी की, नागवंश था, ठीक है, तो राजकुमारी, नाग राजकुमारी से शादी की, ठीक है, उनका नाम था कुबेर नाग या कुबेर नागा, कुबेर नागा। अब जाहिर सी बात है नाग डायनेस्टी क्या करेगी? चंद्रगुप्त द्वितीय को सपोर्ट करेगी। भाई दामाद है तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करेगी। अच्छा, इनसे विवाह ये करते हैं, ठीक। इसके बाद से ये क्या करते हैं, इनकी पुत्री थी, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री थी प्रभावती। तो प्रभावती की शादी कहां करेंगे? तो ये उसकी शादी करते हैं वाकाटक वंश से। वाकाटक वंश का एक शासक था, ठीक है, जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह करेंगे। तो भाई खुद नाग डायनेस्टी से शादी किए, बेटी का शादी कहां कर दिए? वाकाटक डायनेस्टी में। ठीक है, इनके तुरंत नीचे, मतलब गुप्ता पीरियड के तुरंत साउथ में वाकाटक डायनेस्टी थी। तो भाई एक तरह से बफर स्टेट बना दिए वाकाटक डायनेस्टी को। कभी वाकाटक क्या करेगा? अटैक नहीं करेगा, बेटिया वहीं पे है, तो वाकाटक डायनेस्टी से इन्होंने शादी कर लिया। इनका पुत्र था, ध्यान, खुद ही नहीं, इनका पुत्र था कुमारगुप्त, आगे शासक बनेगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का भी विवाह कहां करते हैं? तो कदम्ब डायनेस्टी में करते हैं। कदम्ब उसके नीचे डायनेस्टी है, ठीक है, तो कदम्ब शासक से करते हैं, कदम शासक से करते हैं। ठीक है, कदम शासक से करेंगे, और उस कदम शासक का नाम क्या है? मतलब कुमारगुप्त का विवाह कदम शासक नहीं करेंगे, कदम राजकुमारी से करेंगे। ठीक है, तो कदम राजकुमारी आप लिख देते हैं, शासक थोड़ा ठीक है, कदम राजकुमारी से, कदम राजकुमारी से। तो भाई ये तो इनके वैवाहिक संबंध है। खुद भी अच्छी विवाह किए एक डायनेस्टी में, नाग डायनेस्टी में। पुत्री की शादी कहां कर दी है? वाकाटक डायनेस्टी में। और पुत्र की शादी कहां कर दी है? कदम डायनेस्टी में। तो ये तो इनके हो गया भाई क्या, वो वैवाहिक संबंध हो गया। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, हमने जब शक पढ़ा था तो शकों का अंतिम शासक हमने रुद्रसिंह तृतीय के बारे में पढ़ा था, और हमने आपको वहीं बताया था कि रुद्रसिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, ध्यान देना, समुद्रगुप्त ने नहीं। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। और चूंकि शकों को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया। तो इनके द्वारा एक टाइटल ली जाती है, और वो टाइटल क्या है? सकारी। और जो इनके द्वारा विक्रमादित्य की भी टाइटल ली जाती है, ये माना जाता है कि इसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य, ये दोनों टाइटल क्यों ली जाती है? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। तो ये इनके क्या हो गए? सकारी और विक्रमादित्य, ये दो टाइटल्स हो गए। क्योंकि गुप्ता पीरियड के सबसे महान शासक कौन है? समुद्रगुप्ता। तो नॉर्मली हम लोग मानते हैं सकारी कौन का टाइटल कौन लेगा? तो सकारी का टाइटल, यानी शकों को पराजित करने वाले का टाइटल कौन लेगा? तो समुद्रगुप्ता लेगा। लेकिन सकारी का टाइटल समुद्रगुप्ता का नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। जहां जहां गलतियां हो सकती हैं बहुत ध्यान से देखना, ठीक है।
इनकी परम भागवत और देवगुप्त भी इनका टाइटल था, ये भी मैंने पहले बता चुका है, परम भागवत और देवगुप्त भी इनका टाइटल था। ठीक है। अच्छा, इनकी में एक और भी अच्छी चीज क्या पता चलती है कि सभी धर्मों को उन्होंने कहा जाता है संरक्षण प्रदान किया। सभी धर्मों को या संप्रदायों को, खुद तो भागवत धर्म को मानते थे, खुद संरक्षण, लेकिन बाकी को भी संरक्षण प्रदान किया था। कैसे? ठीक है, कैसे तो ये समझो, इनका जो सचिव था, ठीक है, सचिव था, इनके सचिव का नाम था वीरसेन। और वीरसेन क्या था? तो भाई ये शैव धर्मानुयायी था, शैव धर्मानुयायी था, धर्मानुयायी था। और आगे हम लोग बात करें इनके सेनापति की, सेनापति की, तो सेनापति का इनके नाम था, ठीक है, आम्रकाद्रव, आम्रकाद्रव, ये सेनापति का नाम था। और सेनापति बौद्ध धर्मानुयायी था। भाई बौद्ध धर्म क्या करता है? मध्यम मार्ग को मनाता है, बौद्ध धर्मानुयायी था। कभी सेनापति क्या जैन धर्म का कोई बनेगा? तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करते? अहिंसा को। और सेनापति अगर अहिंसा फॉलो कर लेगा कि कुछ भी हो जाए, चींटी भी नहीं मारेंगे, तो सेनापति नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि बौद्ध धर्मानुयायी रहा हो सकता है। ठीक है, बौद्ध होना भी अपने आप में टफ है, क्योंकि अहिंसा की पूजे तो ये भी थे, लेकिन ठीक है फिर भी मान सकते एक बार, क्योंकि मध्यम मार्गी थे। ठीक, ये हम लोग देख लिए। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इन नवरत्नों पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई वो कौन से नवरत्न थे, तो नवरत्नों पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तीन नवरत्नों के बारे में ध्यान देना, आप मैक्सिमम को जानते भी हो, जैसे कालिदास जी इसमें थे। इन नवरत्नों में आपके कालिदास जी थे, छपड़क थे, शंकु थे, ठीक है, वेताल भट्ट थे, शंकु, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट थे, अमर सिंह थे, अमर सिंह थे, ठीक है, घटकरपर थे, घटकरपर थे, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर थे, धन्वंतरी थे, ठीक है, धनवंतरी थे, वराहमिहिर थे, धन्वंतरी थे, और वरुरुचि, वरु या वररुचि, ये क्या थे? ये नवरत्नों में से एक थे। ये इन नवरत्नों के ऊपर चर्चा है, तो इसमें आप लोड बदल लेना, ये हो गया आपके नवरत्न, ये नवरत्न हो गया। तो यहां से भी हमारा काम चलेगा इन नवरत्नों के बारे में जान के। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, इनको देखते हैं। कुमार गुप्ता प्रथम, कुमार गुप्ता प्रथम ने एक टाइटल ली थी, वो है महेंद्रादित्य की टाइटल, महेंद्रादित्य, इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता था, ये चीज जान रहा। अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ये चीजें बेसिक बेसिक हैं, तो ये दिमाग में रखना। मैंने आपको पहले बताया कि इनके बारे में जो चर्चा है वो मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलता है। तो मंदसौर अभिलेख के बारे में पहले देख लिया, वत्स भट्टी जी के द्वारा मंदसौर अभिलेख, या वत्सो भट्टी भी करके लिखा मिला है, तो वत्स भट्टी बेसिकली है। तो वत्स भट्टी जी द्वारा ये अभिलेख लिखा गया है, इसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। बेसिकली इनके शासन प्रशासन की पूरी रूपरेखा इसी मंदसौर अभिलेख में लिखी गई है। तो एक तो इनके बारे में दोबारा लिख देता हूं, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? वत्स भट्टी जी के द्वारा लिखा गया। और बेसिकली इनके बारे में जो जानकारी है वो हमको इसी वत्स भट्टी से ही देखने को मिलती है। ठीक है, वत्स भट्टी से देखने को मिलती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इनके ड्यूरेशन में अगर एक अगली आपको बात जाननी है तो बस ये जान लेना कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव, अभी चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्निर्माण किया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय, अब बताओ नष्ट किसने किया था? विश्वविद्यालय की स्थापना इनके ड्यूरेशन में हुई थी, कि स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी।
आगे बात समझ में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। मंदसौर अभिलेख हो गया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मेंटली अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है, तैयार रहेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद से हमारी बारी है अगली, वो है स्कंदगुप्त एज अ शासक, जिसको हमको लास्ट पढ़ना है, वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्ता, ठीक है, स्कंदगुप्त देखेंगे 454 से स्कंदगुप्त का समय है 67 तक, इस समय तक स्कंदगुप्त रहता है, ठीक है। स्कंदगुप्त का ये ड्यूरेशन है, ठीक है, स्कंदगुप्त का ड्यूरेशन है, एक सेकंड, ठीक है, छोटी सी भतीजी हमारी फोन कर दी थी, ठीक है, ठीक है। तो समुद्रगुप्ता सॉरी स्कंदगुप्ता को देखना चाहिए। देखो स्कंदगुप्त के बारे में जो मेनली आपको चीजें पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया था कि भाई हमको इसमें हुड़ों का आक्रमण, सर्वाधिक जो हुड़ों का आक्रमण या हुड़ आक्रमण होना स्टार्ट हुआ वो स्कंदगुप्ता, और स्कंदगुप्त ने इसको रोका तो बहुत सफल तरीके से, लेकिन स्कंदगुप्त योग्य था तो रोक लिया। आगे के शासक उतना योग्य नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्कंदगुप्त ने ही इस ड्यूरेशन में इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं कि आर्थिक रूप से साम्राज्य कमजोर हो जाता है। इसका इंपैक्ट आगामी जो चुटपुट शासक थे जैसे बुद्धगुप्त, वैन्य, ठीक है, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, इन पे पड़ता है, ये उतना संभाल नहीं पाएंगे और इसी के लिए ये कमजोर शासक के तौर पे माने जाते हैं। स्कंदगुप्ता ही अंतिम योग्य शासक था। तो हुड़ों के बारे में कहा जाता था कि ये क्या थे, हुड़ों के बारे में आप देखोगे जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है कि हुड़ों को मलिक्ष कहा जाता था। जानना, जूनागढ़ अभिलेख कहती है, जूनागढ़ अभिलेख कहती है, क्या कहती है, तो जूनागढ़ अभिलेख हुड़ों को मलेक्ष की संज्ञा देती है, मलेक्ष कहती है कि भाई ये क्या थे, ये मलेक्ष थे, ये मलेक्ष थे, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख इनको मलेक्ष की संज्ञा देती है। और ये बेसिकली कहां के निवासी थे, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया की ये क्या थे, तो निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी हो गए। यहां तक हमने बात समझ ली, ठीक। अच्छा, यहां से आगे समझ जाना कि इनके द्वारा हमने पढ़ा है कि भाई सुदर्शन लेक, सौराष्ट्र याद करो, तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया, ठीक है। हमने इसके पहले रुद्रदामन पढ़ा था और इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, ठीक है। तो इन तीन शासकों का संबंध किससे, सुदर्शन लेक से, ठीक है। तो सुदर्शन लेक का इन्होंने निर्माण कराया। तो ये बेसिकली हमको जानकारी मिलती है। एक और अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, जो हमको क्या करती है, इस बात की जानकारी देती है, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, इस बात की जानकारी देती है, किस बात की, इसके शासन संबंधी जानकारी है, स्कंदगुप्त के शासन संबंधी जो जानकारी है वो यहीं से मिलती है। शासन संबंधी जानकारी हमको भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, ठीक है। क्रमादित्य नामक इनकी एक टाइटल थी, यहीं पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, क्रमादित्य इनका एक टाइटल था, क्रमादित्य इनकी क्या थी, एक उपाधि थी। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसको हम लोग यहीं पे देख और समझ लें, ठीक है। आगे इनके ड्यूरेशन में के बाद से शासक बहुत कमजोर हो जाएंगे, केवल आप शासकों का क्रम याद कर लेना। अच्छा, कई सोर्सेज में मतलब अलग अलग क्रम भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्रम माना था है वो यही माना था, ठीक है। बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त के बारे में बात आती है, वैन्यगुप्त की बात, वैन्यगुप्त के बाद से भानुगुप्त की मानी जाती है। ये अल्पकालिक शासक थे, कुछ अच्छा किए भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े। तो नरसिंहगुप्त की बारी आती है, नरसिंहगुप्त ने बलादित्य की टाइटल ली थी, तो इनको नरसिंहगुप्त बलादित्य के नाम से भी जानते हैं, बालादित्य, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद से बारी आती है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के बारे बाद से लास्ट आपको है विष्णुगुप्त, ओके। ये क्रम बेसिकली माना जाता है, क्रम है। अब हम लोग करें देखेंगे क्या, गुप्तकालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था। तो कुछ इस ड्यूरेशन के प्रशासनिक राजाओं का अगर मतलब अधिकारियों का क्रम लिख लें, नाम लिख लें, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय शासन था, राजा ही सर्वप्रमुख होता था, ठीक है। रत्नियों यानी
मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, शासन संचालन में रत्नियों की बहुत महत्ता थी। सॉरी, ठीक है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर था जिसका नाम था महाबलाधिकृत। बलाधिकृत यानी महाबल जिसके पास है, जो महाबली रहेगा भल्लाल सिंह जैसे मान लो, तो उसको क्या बनाया जाएगा? सेनापति। तो महाबलाधिकृत कौन बनेगा? सेनापति बनेगा। महादंड नायक, दंड का नायक कौन है? जो जिसका जितना दंड उसको उतनी सजा दे, तो दंड नायक कौन हो जाएगा? न्यायाधीश हो जाएगा। सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो राजा ही होता था। ठीक है, सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो राजा ही होता था, महादंड नायक। अगला एक पोस्ट था जिसका नाम था संधि विग्राहक, है ना, संधि विग्राहक या विग्रहिक। ठीक है, इसका काम था क्या था कि युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति का मंत्री। भाई युद्ध किससे क्या करना है और कैसे, ठीक है, समझौता करना है, इसका काम किसका था? तो संधि। संधि देखो वर्ड लिखा है, संधि वर्ड मतलब समझौता, तो युद्ध और संधि संबंधित है। ठीक है, तो इजीली आपको समझेंगे। एक इसी तरह से अधिकारी था जिसका नाम था दंड पाशिक। तो दंड देने का तो काम पुलिस का भी है, लेकिन दंड को नायक की तरह देने का काम, मतलब जिसका जितना दंड उतना मतलब सजा, या हम लोग कह सकते कि अपराध उतना दंड देने का काम कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा। तो दंड पासी कौन था? तो पुलिस अधिकारी था। पासी कौन था? ये पुलिस अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, इसी तरीके से एक था, वो था आपका भंडागारा या गार्धिकृत। ठीक है, भंडागार्धिकृत, ये क्या था? राजकोष का अधिकारी था, राजकोष विभाग का प्रमुख था या राजकोष अधिकारी था, राजकोष अधिकारी था। एक अगला हम लोग देखेंगे वो है महाछपटिक। महाछपटिक देखेंगे, ये क्या था? ये लोक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महाछपटिक लोक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। लोक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, इस ड्यूरेशन की हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स समझ गए। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि एक लोग केवल एक ही पोस्ट पर रहते थे। एक अधिकारी का नाम मिलता है जिस अधिकारी का नाम है हरिशेड। हरिशेड का नाम हमने पढ़ा ही है, हरिशेड के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं ना। तो हरिशेड क्या था? ये तीन तीन पदों पे काबिज था, तीन तीन पदों पे काबिज था। जैसे ध्यान देना कि इसको कुमारा मात्य की भी इसको ये क्या था? ये राज्य का कुमारा मात्य भी था। देखो तीन तीन पद इसको मिले थे, कुमारा मात्य भी था, कुमारा मात्य के साथ साथ ये संधि विग्राहक भी था, संधि विग्राहक भी था, और ये न्यायाधीश भी था यहां, यानी महादंड नायक भी था। इंसान एक पोस्ट अनेक, ये भी चीज आपको कहां देखने को मिलेगी? गुप्ता पीरियड में। और जो ये वंशानुगत पोस्ट था, वंशानुगत पद भी था, ये भी हम लोग कह सकते हैं वंशानुगत पद भी था। और हम लोग जब गुप्ता पीरियड की कमियां गिनाते हैं तो यही दिखाते हैं कि भाई ये वंशानुगत पद था। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, मृक्षकटिकम शूद्रक लिखा है, तो शूद्रक ने नगर न्यायालय के बारे में एक चर्चा करता है और कहता है कि नगर न्यायालय को अधिकरण मंडप कहा जाता था। नगर न्यायालय को अधिकरण मंडप कहा जाता था। ये कौन कहता है? ये शूद्रक कहता है, ये शूद्रक मृक्षकटिकम में कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनका रेवेन्यू सिस्टम। तो रेवेन्यू बेसिकली देखेंगे, वाणिज्य पे थोड़ा रेवेन्यू कम हो जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर पे रेवेन्यू बढ़ जाता है। इस ड्यूरेशन की विशेषता ये थी। ठीक, ध्यान रहा। जैसे भाग नामक कर तो ऑलरेडी चल रहा था, भाग कर, भाग कर पहले से चल रहा है। क्या ये क्या है कि भाई उपज का 1/6 देना था। ये मौर्य पीरियड से ही चल रहा है, उपज का 1/6 देना था। ये आप नगद रूप में भी यहां पे था कि आप इसको नगद रूप में भी दे सकते हो और आप इसको अनाज के रूप में भी दे सकते थे। ये गुप्ता पीरियड में एक विशेषता थी कि नगद एवं अनाज दोनों ही रूपों में भाग कर लिया जाता।
बाद में एक और कर यहाँ पे गुप्ता पीरियड निकल गया था जिसका नाम है भोग कर। तो टैक्सेशन की मात्रा में वृद्धि आपको दिख रही है। भोग कर, भोग कर क्या है? जैसे मान लो कि राजा, ठीक है, राजा क्या भाई सब्जी का काम पड़ेगा, ठीक, फूल उल का भी काम है, ठीक है, फ्लावर और फायर, राजा दोनों था तो फ्लावर का भी जरूरत है। तो मालिक सकेगा भाई तुम फ्लावर सूख जा रहे हो, वो तुम्हारा ही नहीं है केवल, क्योंकि संपत्ति का असली मालिक कौन? राजा। तो उसको एज अ टैक्स तुम हमको दो। तो मालिक की बाजार से कुछ फल ले लिया, सब्जी वाले से सब्जी ले लिया, ठीक है, गाड़ी वाले से गाड़ी ले लेगा, ऐसे मतलब जो चीज आदि जा रहा है, कोई नींबू के बागवानी लगा तो उसे एक बोरा नींबू मंगवा लेगा। तो ये भोग करता। तो प्रतिदिन उपयोग की वस्तुएं इसमें ली जाती थी। भोग का नाम ही देखता हूं, ठीक है, उपयोग की वस्तुएं इसमें ली जाती थी कर के रूप में, ठीक है, ये चीज समझना, ठीक है। एक इसी तरीके से एक कर था जिसका नाम था उद्रंग नामक कर, उद्रंग कर था। और एक कर आता है जिसका नाम है ऊपरी कर। तो उद्रंग कर क्या है? उद्रंग तो भाई ये अस्थाई कृषकों से लिया जाता था, इतना स्थाई कृषकों। तो अस्थाई कृषकों पर लगाया जाने वाला एक भूमि कर था जिसका नाम था उद्रंग। और ऊपरी कर क्या है? तो ये अस्थाई कृषकों पर लगाया जाता है, अस्थाई कृषकों पर लगाया जाने वाला एक कर था। उद्रंग अस्थाई कृषकों पर लगाया जाने वाला कर था और ऊपरी कर अस्थाई कृषकों पर लगाया जाने वाला एक कर था, ठीक है। तो ये बेसिकली समझना। इसी तरह से एक कर मिलता है भूतावात प्रत्याय कर, ठीक है। तो ये क्या था? जो विदेशी वस्तुएं, जो विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा था उस पर कर लगता था भाई। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे कंट्रोल था। वेस्टर्न घाट के बहुत सारे एरियाज पे ट्रेड करते थे, तो विदेशी वस्तुओं के आयात पे कर लगता था। तो उसका एक कर था, उसका नाम था भूतावात। भूत मतलब दूर दराज समझ जाओ, ठीक है, प्रत्याय। तो ये विदेशी वस्तुओं के आयात पर, विदेशी वस्तुओं के आयात पर ये कर लगता था। तो ये कर हो गया, ठीक है, विदेशी वस्तु के आयात पे। लैंड रेवेन्यू, अगर हम लोग कृषि की, एग्रीकल्चर की इसमें बात कर लें, एग्रीकल्चर सिस्टम की, एग्रीकल्चर की, तो अमर सिंह का अमर कोश है ना, अमर कोश कहता है कि इस समय 12 प्रकार की भूमियां थी, 12 प्रकार की भूमि थी। इस बारे में चर्चा मिलती है। कोई उपजाऊ भूमि होगी, अनुपजाऊ भूमि होगी, सेमी उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है, कुछ टैक्सेबल भूमि होगी, नॉन टैक्सेबल भूमि, मतलब बहुत सारे 12 प्रकार की भूमियों का इसमें चर्चा मिलता है। और कहता है कि इरिगेशन सिस्टम तो डेवलप किया गया था, लेकिन मेनली अभी जो एग्रीकल्चर था वो रेन पे, बारिश पे डिपेंड था, रेन पर निर्भर था। यानी इतनी नहरें बनाए जाने के साक्ष्य हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। केवल एक हमको मिलता है कि सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण करा जा रहा है, तो वो थी ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान देना। ओके, वृहत संहिता भी हमको एग्रीकल्चर पे इस ड्यूरेशन में चर्चा मिलती है। वृहत संहिता क्या कहती है आपको बता दूं। तो वृहत संहिता कहती है कि जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तो वृहत संहिता कहती है इस समय तीन समय में एग्रीकल्चर किया जाता था, ठीक है। 3 प्रकार की फसलें होती थी। एक है श्रावण फसलें, सावन मास की, एक है वसंत फसलें, और एक है वर्षा, ठीक है, और एक है आपका बेसिकली चैत्र, बेसिकली चैत्र या वैशाख, वैशाख की फसलें, मतलब सावन मास में बोई जाने वाली फसलें, वसंत माह में बोई जाने वाली फसलें, और वैशाख माह में बोई जाने वाली फसलें। तो ये वृहत संहिता, ये वृहत संहिता हो गई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की फसलें बोई जाने वाली, यहां पे लिख देता हूं, बोई जाने वाली। ये हमारे लिए इजी होगी समझना, तैयार करना, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया, इसलिए समझ गए। अब इसकी आगे हम लोग बात करें भाई हमको क्या समझना आगे, ठीक है, उन चीजों को देखते हैं। तो उन चीजों को आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग सोसाइटी को समझे, इशुरेशन में हम लोग सोसाइटी समझे, अगर सोशल लाइफ,
तो सोशल लाइफ में वो जो 4 वर्ड का डिवीजन है वो आपको देखने को मिलेगा इस समय भी। भाई वो परंपरागत 4 वर्ड जो थे वो चल रहे थे, यहां भी थे, जो आज है वो तब भी थे, ठीक है। अच्छा, इस ड्यूरेशन में एक चीजें क्या देखने को मिलती है, शूद्रों और महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। शूद्रों और महिलाओं की स्थिति में सुधार, स्थिति में सुधार, क्या सुधार देखने को मिलता है ये ध्यान दीजिए। जो शूद्र हैं, शूद्र वर्ग को क्या था कि पहले भाई रामायण महाभारत और पुराण वो सुन भी नहीं सकते थे। अब उनसे क्या हुआ कि नहीं भाई ये गलत है, ये रामायण महाभारत पुराण जैसी जो हमारी, ठीक है, धार्मिक पुस्तकें थी, इनको उन्हें सुनने का अधिकार है। चूंकि अभी ये पढ़ने लिखने में आगे थे नहीं, जैसे पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन एटलीस्ट सुनने का उनको अधिकार दे दिए गए। महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, ठीक है। पति की संपत्ति का अधिकार, याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है कि पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है। इस बात की जानकारी वो कहां से मिलती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति से मिलती है। वल्क्य स्मृति यानी याज्ञवल्क्य की स्मृति का संबंध किससे हो गया, गुप्तों से हो गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है कि पत्नी को पति के संपत्ति में अधिकार, पति के संपत्ति में अधिकार दे दिया गया, अधिकार था, ठीक है। अच्छा, टाइटल से परम भागवत टाइटल लेते थे, इससे क्या पता चलता है, भागवत धर्म के संरक्षक रहे होंगे। साहित्य ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। अब साइंस टेक में अगर इनका ग्रोथ देखना है तो भैया लॉ तकनीक का इनका डेवलपमेंट समझो, इनको धातु विज्ञान का कितना बढ़िया ज्ञान था आप समझ जाओ। आप मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी जाके देखना, उसमें मूर्छा नहीं लगाए, तो धातु विज्ञान का ज्ञान था तभी तो भाई 300 350 ईस्वी में बना है, आज तक उसमें मूर्छा नहीं लगा। आज के लोहे में आप दर्द हो 6 महीने में मूर्छा लग जाएगा। तो ये बताता कि इनको धातु विज्ञान का कितना बढ़िया ज्ञान था, ठीक है। बहुत सारे जैसे सूर्य सिद्धांत लिखा गया है, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत जैसे पुस्तकें क्या है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें बताती हैं, बहुत सारी चीजें बताती हैं। इसी समय आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे चारों ओर क्या होती है, घूमती है, ठीक। ये चीज ध्यान देना, ये चीज समझना कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। ये बात कौन बताया, तो ये बताया आर्यभट्ट जी ने बताया इस बात को, ठीक है। ये बात आर्यभट्ट जी ने बताया। बौधायन शुल्ब सूत्र, इसी समय बौधायन के शुल्ब सूत्र में इस बात की हमको चर्चा मिलती है, जो आयत हैं, जो वर्ग हैं, जो समकोण हैं, जो त्रिभुज हैं, यानी बेसिकली ज्यामितीय रूपों की जो चर्चा है, जो रचना है, उसकी विधि क्या है, उसकी रूल्स क्या हो, ये शुल्ब सूत्र में मिलती है, जो कि बौधायन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, बौधायन के द्वारा। तो कहते हैं यानी बेसिकली गणितीय क्षेत्र में भी आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ज्यामितीय क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, खगोल विज्ञान में कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, रसायन विज्ञान में कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। यानी गुप्त काल में टेक्नोलॉजी के एरिया में अग्रणी ड्यूरेशन था, ठीक है। इतनी ये चीज हमको जाननी थी और कुछ नहीं जाननी थी। यूपी में अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो बहुत सारी जगहों से इनके अभिलेख पाए गए, जैसे गढ़वा से 2 अभिलेख पाए गए, प्रयागराज में ध्यान देना, अगर यूपी में तो प्रयागराज के गढ़वा में 2 अभिलेख पाए गए हैं गुप्तों के, ध्यान देना, गुप्तों के 2 अभिलेख पाए गए। मथुरा से इनके अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है। इनके अभिलेख आपको अयोध्या से पाए गए हैं, जो करमडंडा अभिलेख है गुप्तों का वो अयोध्या से पाया गया है, ठीक है। यहां तक कि कहोम स्तंभ लेख हमारे गोरखपुर से इनका पाया गया है। कहां से, हमारे गोरखपुर से। कहा जाता है कि इस स्तंभ लेख में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के बनाए जाने का उल्लेख है। कहां पे, कहोम स्तंभ लेख में। ये लिख नहीं रहा हूं, आप लोग इसको समझना, कहोम स्तंभ लेख गोरखपुर से पाया गया है, एक गुप्तकालीन अभिलेख है। माना था कि 141 लगभग 460 ईस्वी में इसको ये बना होगा, क्योंकि गुप्ता संवत की अकॉर्डिंग गुप्ता संवत 141 मेंशन है इस पे। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईस्वी में तो 460 आ जाएगा। तो 460 ईस्वी में उसको बनाया गया था कहोम स्तंभ लेख, ठीक है। ये गोरखपुर में है और इसमें एक जानकारी ये है कि मद्र नामक एक व्यक्ति था जिसने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाया था। इस बात की वहां पे जानकारी उल्लेखित की गई है, ठीक है। गाजीपुर में जो भीतरी स्तंभ लेख है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। बहुत सारे स्कंदगुप्त की जानकारियां वहीं पे है। स्कंदगुप्त के हुड़ों के आक्रमण से संबंधित जानकारी मैंने आपको पहले बताया कि भीतरी स्तंभ लेख पे, और भीतरी स्तंभ लेख कहां पे है, गाजीपुर में पाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो जानकारी थी हमने देख लिया। अब आपसे कुछ होमवर्क देंगे। आप बताओ
गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पे किस मुगल कालीन शासक का नाम है? किस मुगल कालीन शासक का नाम है? दो क्वेश्चन है। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दूसरा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस मुगल कालीन शासक का नाम लिखा गया है? कल हम लोग देखेंगे लेटर गुप्ता पीरियड। जय हिंद, जय भारत।